हेलो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताना चाहेंगे। सिंथेसिस का आप लोग को पहला पार्ट बताया था जिसमें कंपाउंड की जिक्र किया गया था। अब हम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है, जिसमें क्या एक हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। दूसरा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अच्छा, प्रिंसिपल क्लॉज एक ही रहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कई हो सकते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, ये फ्री होते हैं, अर्थात यह मुक्त होता है, पर ये क्या होते हैं, ये आपके प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होते हैं। बिना प्रिंसिपल क्लॉज के सबऑर्डिनेट क्लॉज पूरा अर्थ नहीं दे पाता है हमारा। प्रिंसिपल क्लॉज अपने में ही अपना अर्थ दे देता है, पर सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज की आवश्यकता होती है। तो क्या समझे आप लोग, जब भी क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्या प्रिंसिपल क्लॉज पर क्या आश्रित रहेगा। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर बनाए जाते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। फिर आगे आते हैं, राम सेड दैट ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। यहां से हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहां से क्या है मेरा, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और बाकी ये क्या है मेरा, प्रिंसिपल क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगे रहते हैं। क्या रहता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगे रहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज में, सबऑर्डिनेट क्लॉज या तो कह दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के तीन रूल हैं, मेजर रूल। ये तीन प्रकार से बनते हैं। पहला नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडवर्ब। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अभी हम एक एक करके सभी को जानेंगे। ये तीनों आप पढ़ लिए तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का टॉपिक ही खत्म। इसमें बहुत कुछ नहीं है, जितना है इतना ही। इतने भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पहला टॉपिक नाउन क्लॉज से शुरू करेंगे। तो हमारा नाउन क्लॉज क्या होता है? अच्छा, बेसिकली क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक स्टेटमेंट है या अपना पूरा अर्थ देता हो, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक क्या हो, वर्ब हो। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, यही क्या है मेरा, क्लॉज है। क्या है मेरा, ये क्लॉज है। नाउन क्लॉज की बात की गई तो नाउन उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, नाउन के ही बारे में बताएगा। दूसरी चीज, नाउन क्लॉज में क्या होता है, एक स्टेटमेंट यानी एक कथन होता है जिसमें स्वीकारा और अस्वीकारा जाता है, यानी उसको एक्सेप्ट किया जाता है और डिनाई भी किया जाता है इसी नाउन क्लॉज में ही। नाउन नाउन क्लॉज की बात करते हैं। नाउन क्लॉज के लिए कंजक्शन कितने हैं, कई सारे हैं, जिसमें एक बार के लिए आपको बताते हैं। जैसे देखिए, पहला दैट, दूसरा इफ या विद, तीसरा डब्ल्यू एच फैमिली,
जिसे क्वेश्चन वर्ड भी हम कहते हैं। अगर नाउन क्लॉज को बनाना है तो बहुत ही सरल है। नाउन क्लॉज बनाने के लिए बहुत ही सरल है। दो स्टेटमेंट पकड़ना है, जैसे ही इज थिप, ही इज थिप, इट इज नन टू एवरीबडी। क्या लिखा है? ही इज थिप, इट इज नन टू एवरीबडी। अच्छा, नाउन क्लॉज है तो ये 5 रूप में काम भी करेगा। एक बार सब्जेक्ट के रूप में भी, ऑब्जेक्ट के रूप में भी, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी, अपोजिशन के रूप में भी, कई प्रकार से काम, मतलब 5 रूप से काम करेगा। तो यहां पर क्या है? ही इज थिप, इट इज नन टू एवरीबडी। इट इज नन टू एवरीबडी, क्या वह चोर है, ये सब जानते हैं। क्या सब जानते हैं? कि वह चोर है। क्या सब जानते हैं? कि वह चोर है। दैट ही इज thief, फिर क्या? इट हट जाएगा। इट किस लिए आया था? इट हमारा इसी को बताने के लिए आया था, इस पूरे वाक्य को ही बताने के लिए आया था। इसीलिए क्या, यह एक नाउन के रूप में हो गया। क्या हो गया हमारा पूरा? ये नाउन के रूप में, ये पूरा क्लॉज ही मेरा क्या, एक नाउन के रूप में हो गया। इसीलिए क्या यहां पर क्या, ये पूरा किस लिए आया था? इट के लिए आया था, अर्थात पूरा नाउन के रूप में हो गया। इज नॉन टू एवरीबडी। अब एक सेंटेंस दे रहा हूं, बना लो तो जरा। राम इज thief, दिस छोड़ो, इट का ही लगाते हैं। इट इज माई, बिना बढ़ाए बढ़ाइएगा आप लोग, खुद से बनाइए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, यहाँ इट किस लिए आया? इसी के लिए आया है। और ध्यान दीजिए, तो आप इस पूरे को, आप इस पूरे वाक्य को क्या सब्जेक्ट बना सकते हैं। क्या मेरा विश्वास है कि राम चोर है, तो भैया ऐसा बना सकते हो आप लोग। माई बिलीफ is that Ram is thief। इतना ये हमारा दैट, कहाँ दैट लगेगा, कैसे लगेगा, इसकी बात करते हैं। अगर दैट लग रहा है तो कहाँ लगेगा? सिंपल सा एक क्या है हमारा? स्टेटमेंट ही है ना। स्टेटमेंट अगर है तो वहां पर क्या है? हमेशा कंजक्शन दैट लगेगा, पर ये ध्यान रखना है किसमें लगाना है। सबसे बड़ी बात तो किसमें दैट लगाना है, पता चले आप इसमें लगा दिए दैट। सेंटेंस पढ़ लेना भाई, थोड़ा सेंटेंस का ज्ञान रखोगे तो सही रहेगा। अगर किसी को नॉर्मली टेंस आ रहा होगा ना तो ये कर ले जाएगा, उसको इतना परेशानी ना होने वाली। अगला टॉपिक इफ या वेदर का बताते हैं। उससे पहले भी एक और है, ये भी क्या स्टेटमेंट में आता है, व्हाट का यूज, थोड़ा बताते हैं। इस दैट का मतलब होता है की, क्या ना, मीट दे रहा हूं। स्टेटमेंट के लिए आता है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है जो कुछ, क्या,
मार्कर नहीं चल रहा है। The teacher is saying something द टीचर इज सेइंग समथिंग, पे अटेंशन टू इट। अच्छा देखिए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि वाट ही लगाना है कि दैट लगाना है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस वाले में ऐसा कुछ नहीं आता कि आपको क्या दैट लगाना है कि क्या लगाना है। कैसे पता चलेगा? वाट लगाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है क्या, यहाँ पर समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब चीजें लगी रहेंगी। अगर ये सब लगी है तो समझ लेना क्या यहाँ पर वाट से ही ऐड होगा। तो आप जिस वाले में लगेगा उसी वाले में हमको वाट को ऐड करना है और उसको रिमूव कर देना है। तो बनेगा क्या? अच्छा, इट किस लिए आया? इसी के लिए आ रहा है। जो कुछ क्या अध्यापक कुछ कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो इस पर ध्यान दीजिए, ये इट क्या है? किस पर ध्यान देने के कह रहा है? जो कुछ टीचर हमारे कह रहे हो। तो पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग। पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग। थोड़ा गलत है, ध्यान दीजिएगा, बस बाकी सही है। बाकी ये कर लिए। अब इसमें आप लोग को होमवर्क देंगे थोड़ा, इसके आगे भी पढ़ाना है। इफ या वेदर का पढ़ा दो, उसके बाद ना हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत स्पीड से नहीं चलेंगे, थोड़ा आराम आराम से चलेंगे। इफ या वेदर का प्रयोग क्या होता है? अगर जो व्यक्ति नरेशन पढ़े होंगे, हमारे जो भी छात्र नरेशन पढ़े होंगे, नरेशन अगर पढ़े हो तो इफ या वेदर का प्रयोग करना आसानी से आता होगा। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर भी हम बताते हैं। सेंटेंस हमारा कुछ ऐसा है, आई कांट से इज ही इल। क्या है? आई कांट से इज ही इल, हमारा ये सेंटेंस है। अगर आप ध्यान दीजिएगा कि इंट्रोगेटिव वाज है, क्या इंट्रोगेटिव, वो भी क्या फर्स्ट इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव बोले तो जिसमें क्या हो, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। मैं नहीं कह सकता क्या कि क्या वह बीमार है। तो यहां पर क्या इफ का प्रयोग करेंगे। इफ का प्रयोग कैसे करेंगे? आई कैन नॉट, अच्छा कांट भी लिख सकते हैं, आई कैन नॉट से, फिर इफ। अब आप सब्जेक्ट को आगे और वर्ब को पीछे, जो थोड़ा सा भी नहीं जानते ध्यान से देखिएगा। अगर एक अक्षर नहीं आता ना तो भी आप समझ जाइए, इसके लिए बहुत ज्यादा टेंस का पढ़ने का जरूरत नहीं। अगर आप नॉर्मली थोड़ा सा पढ़े हो ना इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव बनाने, तो इसको अफर्मेटिव में बना लो भाई, असर्टिव बना लो भाई। ही इज इल, टेंस परिवर्तन नहीं होगा नरेशन की तरह, बाकी सामान्य सा यही लिख दिए, आपका यही आंसर है, कोई बदलाव नहीं होना है। ये आपका, आपको इंट्रोगेटिव कहाँ मिलेगा? केवल नाउन क्लॉज में ही देखने को मिलेगा और कहीं ना मिलने वाला। अक्सर तो देखो अभी तो नहीं मिलने वाला, आगे जब मिलेगा तो आपको उनको भी बताऊंगा। बाकी अगली क्लास में 2 होमवर्क देके जा रहा हूं। ही विल, एक मिनट
फॉर्मेट देता हूँ। बाकी अगले टॉपिक पूरा कवर करेंगे हम। ही विल सक्सीड, वी एक्सपेक्ट इट। ट्राई जरूर कीजिएगा, हो सके तो कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। बाकी इसका आंसर आपको मैं चैनल के माध्यम से टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, उस पर आपको पूरा मटेरियल सब ये ग्रामर संबंधी और सिलेबस संबंधी 9th 10th 11th 12th सभी, जैसा भी जो भी आपको अगर कुछ भी किसी भी लेवल का 9th 10th 11th 12th आपको अगर मैथ का संस्कृत का किसी का भी चाहिएगा रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। is going to run I'm sure of it। बाकी धन्यवाद, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी।